हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारी सारे सब्जेक्ट्स की मार्गदर्शन सीरीज चल रही है। तो आज की इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स। जी हाँ, जिसमें फाइनल के स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, बट मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताने वाला हूँ कि आप इस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ सकते हैं और किस तरीके से कॉन्कर कर सकते हैं। देखिए, इस सब्जेक्ट में मार्क्स लाना मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल है। अगर प्रॉपरली स्ट्रेटेजी बना करके चला जाए और सिस्टमेटिकली सारी चीज़ें की जाए तो मार्क्स लाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। इस सब्जेक्ट में मार्क्स कम क्यों होते हैं, इसका भी मैं आपको रीज़न बताने वाला हूँ, और कहाँ कहाँ से क्या क्या सोर्सेज होने चाहिए आपके पढ़ने के, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ कि आपका ये जो सब्जेक्ट है डायरेक्ट टैक्स, ये कैसे बटा हुआ है, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट के बारे में आप देखेंगे तो पार्ट ए जो है दैट इज ऑफ 60 मार्क्स। 60 मार्क्स का पार्ट ए है। एंड जो पार्ट बी है वो न्यू सिलेबस में 40 मार्क्स का है, और वहीं मैं ओल्ड सिलेबस इसमें कर दूँ तो वो 70 मार्क्स एंड 30 मार्क्स हो जाता है। कोर्स में कोई भी ऐसा चेंज देखने को नहीं मिला है, सिर्फ ये चेंज हुआ है, और वो जो चेंज हुए वो नेग्लिजिबल चेंजेस मुझे लगते हैं वो है। देखिए, तो ये अपना सिनेरियो रहता है। इसके अंदर हमको कैसे स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स की फुल मैराथन आ चुकी है आप लोगों के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, आप जा कर के उसको देखिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और मैक्सिमम टॉपिक को कवर करने की कोशिश मैंने की है। अराउंड 80 to 90 मार्क्स का टॉपिक उसमें कवर किया गया है। अभी देखिए, हमारे सोर्सेज क्या है पढ़ने के, पहले मैं वो बता देता हूँ, देन हम स्ट्रेटेजी पर फोकस करेंगे। देखिए, जब हम फाइनल पढ़ते हैं तो सिर्फ फाइनल का कंटेंट नहीं पढ़ना होता हमें, बल्कि इंटर में जो भी डायरेक्ट टैक्स आई है वो भी हमें आनी चाहिए। अगर आपने वो इंटर वाली डायरेक्ट टैक्स नहीं पढ़ी तो ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी सारे कंसेप्ट तो उसी से लिंक्ड है, तो आपको समझ ही नहीं आएंगे वो। तो ये थिंग मुझे लगता है कि आप लोग जानते होंगे, आप तक कम्युनिकेट होगी। और जो भी क्लासेस आपने लिए, अगर आपने मेरी क्लासेस लिए तो हम उसमें इंटर का कंटेंट देखते हैं और वही सेम है, बट वो इंटर का भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल अब हमारा ज़्यादा हो जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में समझना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे वो पीजीबीपी रहा, कैपिटल गेन रहा, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शन, क्लबिंग, ये ऐसे चैप्टर है जो इंटर में भी होते हैं और फाइनल में भी आकर के हमको पढ़ने होते हैं। अब मैं बात करूं कि हमारे सोर्सेज क्या रहने वाले। देखिए, आपके पास में जो भी नोट्स है वो आपका सोर्स रहने वाला है। फर्स्ट, ये जो मेरी बुक आप लोगों को मिली होगी, हालांकि ये मेरे पास 2 वॉल्यूम में है, आप लोगों को हमने इन दोनों को ज्वाइंट करके एक कर दिया क्योंकि काफ़ी सारी बुक्स कैरी करना मुश्किल होता था। तो ये डायरेक्ट टैक्स का वॉल्यूम 1 है। डायरेक्ट टैक्स वॉल्यूम 1 के अंदर आप देखेंगे तो बेसिक्स, इंटरनेशनल टैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी बात करूँगा, रेजिडेंशियल स्टेटस, और इसके साथ में एक वोडाफोन का केस लॉ है, इक्वलाइजेशन लेवी, एडवांस रूलिंग। अच्छा, रेजिडेंशियल स्टेटस एज सच कोई काम का नहीं है, बट वोडाफोन का केस लॉ थोड़ा काम का है, वो इंटर में जनरली पढ़ते भी नहीं है। टीडीएस, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, इनमें से मैक्सिमम की मैराथन आपको चैनल पर जा करके मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल दिया है। और ये कंसेप्ट बुक का हमारा वॉल्यूम 2 है जिससे हम पढ़ते हैं। इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे चैप्टर्स आप देख सकते हैं कि ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, तो इतने सारे चैप्टर्स आप लोगों के यहाँ पर है। अगर हम बुक में देखेंगे तो हमको इतने चैप्टर्स नहीं दिखेंगे, बट यहाँ पर आप देखिए कि मैंने हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करी। फ्रॉम स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, कार्बन क्रेडिट, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, ये इतना कुछ नहीं है, टनेज टैक्सेशन हो गया। तो इन सब में कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इन डिटेल। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और देन आप एनालिसिस करिए खुद का, सेल्फ का, कि आपको इसमें से क्या आता है और क्या और अच्छे से करने की आप लोगों को ज़रूरत लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। इसके अलावा अगर आप मेरी रेगुलर क्लासेस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वहाँ पर जाकर के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स की क्लासेस ही आप लोगों को मिलने वाली है। इंडिया में जहाँ पर भी डायरेक्ट टैक्स फाइनल की क्लासेस दी जाती है उसमें सबसे बड़ा लूप होल और ज़्यादातर बच्चे फेल होने का रीज़न एक ही है कि वो सीए के कंटेंट से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस भी वही कर लेते हैं, लेकिन नहीं चलता। आपको सीएमए की भी स्टडी मैट और सारी थिंग्स, काफ़ी सारी अजम्पशंस जहाँ सीएमए इंस्टीट्यूट डिफर करते हैं, वो सब हमको माननी होती है। तो इस चीज़ पर ज़रूर से ध्यान दीजिएगा आप। इसके अलावा आपको कंसेप्ट पढ़ने के साथ साथ ये क्वेश्चन बैंक है। अगर आप लोग ये कंसेप्ट बुक या क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। बाकी वैसे स्टॉक की मैं अवेलेबिलिटी की गारंटी नहीं दे सकता, आई नीड टू चेक विद द टीम। आई थिंक वो आउट ऑफ स्टॉक है, बट हो सकता है कुछ अगर हो ऐसा तो आपको मिल जाएंगे अभी। और जून के लिए जो है न्यू हमारे आने वाले हैं वॉल्यूम्स, तो वो आप बाय कर सकते हैं।
यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन बैंक के अंदर कितने सारे चैप्टर्स को इंसर्ट किया है, 1 से लेकर के 27। ये सारे चैप्टर के और सारा क्वेश्चन बैंक का एक एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। पहला क्राइटेरिया ये। मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन बैंक नहीं है, तो जो भी क्वेश्चन बैंक आप लोगों के पास में है उसका एक एक क्वेश्चन अपने हैंड से प्रैक्टिस लिख करके आपको करना है। ऐसा भी नहीं करना है जैसे मैं बताता हूँ स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं, अच्छा ये डिविडेंड इनकम ये रही 30 लाख, अब इसके ऊपर टैक्स निकाल लेते हैं। डिविडेंड इनकम पर तो चलिए नॉर्मल इनकम में जाएगी ये 10 लाख, 111 का, अच्छा 15% इसका, ये 1,50,000 आ गया। ऐसे लोग निकालते हैं टैक्सेस, ये गलत है। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं पाएंगे। तो आपको देखिए मैं जैसे आपको और भी क्वेश्चंस बताऊं काफ़ी सारे, ये जैसे हमारे स्टडी मैट के क्वेश्चन भी मैंने इसमें डाले में, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। अब बच्चे क्या करते हैं, ये हाँ ये इनकम ये यहाँ दे रखी है 3,74,000 यहाँ से आ गई। ऐसे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का अटैम्प्ट लगते हैं, वो चाहे एसएफएम हो या कोई भी सब्जेक्ट हो जो प्रैक्टिकल हो, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। इवन मैं तो थ्योरी सब्जेक्ट को भी कहता हूँ कि आप अपने हैंड से शॉर्ट नोट्स बनाइए और उनको लर्न करिए, तभी जाकर के होगा। जितने भी रैंकर्स है उसमें से मैक्सिमम की स्ट्रेटेजी यही रहती है, और अगर आप ऐसे करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक आप लोगों को रिटेन रहेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपको ये करना है। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो मेरी क्लास वाले हैं हमने क्लास में ही कर लिए ड्यूरिंग दी क्लासेस, तो लेकिन आपको वो हाथ से लिख करके करना है, क्योंकि गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वालों का पता नहीं होता वो कैसे कर रहे हैं। तो आप लोग श्योरली इसका ध्यान रखेंगे कि आप इनको बाय हैंड सॉल्व करेंगे। जो थियोरटिकल क्वेश्चन है उसमें आप क्या करेंगे, आप उसमें मेन जो की लाइन्स है उसको मार्क करके आप आपकी बुक में कॉपी में जहाँ भी है वहाँ पर लिखिए, बट चीज़ों को लिखिए। जब आप हैंड से लिखते हैं तो सिर्फ आपका माइंड ही लर्न नहीं करता, आपके हैंड्स भी लर्न करते हैं उसको। ये साइंटिफिक रीज़न आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब मैं चलता हूँ स्टडी मैट के अंदर, सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स को पढ़ना कैसे है सर। तो इसके अंदर आप लोग देखिए कि सिलेबस को दो पार्ट में बांटा गया है। पार्ट ए 60% मार्क्स डायरेक्ट टैक्स लॉस का है, पार्ट बी इंटरनेशनल टैक्सेशन का है। मैं यहाँ से एक एक चीज़ की डिटेल में बात करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हमको क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ना होगा। सबसे पहले है असेसमेंट ऑफ इनकम एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। अगर मैं इस चैप्टर को इन डिटेल आपके सामने निकालूँ तो यहाँ पर देखिए आपको असेसमेंट के अंदर क्या क्या मिल जाएगा। इंडिविजुअल का असेसमेंट, कंपनी का, ट्रस्ट का और म्यूचुअल एसोसिएशन। इसमें जो ये कंपनी और ट्रस्ट है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और कंपनी के साथ में आपको मैट भी ध्यान रखना है, और कंपनी के लिए जो स्पेशल टैक्स की रेट है वो एमसीक्यू में भी आ सकती है, उनको भी आपको ध्यान में रख करके इस चैप्टर को पढ़ना है। एज सच कंपनी का असेसमेंट कुछ नहीं होता, मेनली पीजीबीपी और मैट को आप मिला दोगे तो वही असेसमेंट ऑफ कंपनी बन जाता है। तो इनको अगर आपको समझना है तो मैट प्लस पीजीबीपी अच्छे से आने चाहिए। और मैंने स्टडी मैट के अंदर और क्वेश्चन बैंक के अंदर बहुत सारे भर भर के क्वेश्चंस दिए जिसमें काफ़ी सारे केस लॉज का रेफरेंस है, तो उसको अच्छे से कर लेना भाई, सभी लोग ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके बाद ये म्यूचुअल एसोसिएशन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। असेसमेंट ऑफ फर्म जरूर से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में एएमटी। तो यहाँ पर फर्म प्लस एएमटी को भी इंक्लूड कर लेना आप लोग। ये आपका फर्स्ट पार्ट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, और आगे वाले चैप्टर्स भी इससे लिंक करते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ रिटर्न ऑफ इनकम, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ से लेकर के ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये सबको मैं असेसमेंट प्रोसीजर बोल सकता हूँ। इसकी मैराथन भी मैंने डाल दी है, तो आप जाकर के मैराथन देख लेना असेसमेंट प्रोसीजर की मैंने कैसे करवाई, तो उसको बड़े ध्यान से देखिएगा और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए मैराथन से जितना आप हो सके। बाकी आपको जो नोट्स आपके सेल्फ आपने बनाए या जहाँ से भी आप पढ़ें उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। मैंने रेगुलर क्लासेस वाले नोट्स उसमें रेफ़र करें। अच्छा, रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर क्या होता है, देखिए काफ़ी सारे केसेस ऐसे होते हैं कि आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस दे देंगे और पूछेंगे बताओ इसके केस में ड्यू डेट क्या होगी रिटर्न की, या तो इस टाइप के क्वेश्चन, या सेक्शन 140 वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न के कौन वेरीफाई करेगा इसके अंदर, और 8A जो नया सेक्शन आया 139 और अपडेटेड रिटर्न, इस टाइप के। और हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न में भी कुछ एडिशंस हुए हैं, वो मैंने मैराथन में भी आप लोगों को बताए थे, तो उनको फोकस कर लीजिएगा कि जो जैसे पीजीबीपी में 60 लाख का टर्नओवर वाली कंडीशन, करंट अकाउंट में 50 लाख, टीडीएस टीसीएस 25,000 50,000 वाली, तो वो सारी कंडीशंस को आपको ध्यान से देख लेना है। यहाँ से वो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ से काफ़ी सारे केस लॉज बनते हैं। केस लॉज सर्वे, सर्च एंड सीजर से ज़्यादा बनते हैं, तो ये जो है ये केस लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे केस लॉज बना करके भी पूछा जा सकता है, तो सर्वे, सर्च एंड सीजर उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखता है, इसको ध्यान रखिएगा।
इंटरेस्ट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है 234 ए बी सी का, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है इंटरेस्ट को। कलेक्शन रिकवरी रिफंड इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फटाफट से बस क्विकली आप लोगों को देख लेना है इसको। अपील इसके अंदर इंपॉर्टेंस रखता है। अपील के अंदर क्या होता है कि यहाँ से भी केस स्टडी बनाई जा सकती है कि भाई ऐसा ऐसा एसएससी के साथ में हो गया है, अब कहाँ पर वो अपील करेगा। रेक्टिफिकेशन रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है इसमें। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल और पार्शियल मर्जर, टोटल मर्जर वाले जो कंसेप्ट्स आते हैं उनको भी अच्छे से आप लोगों को देख लेना है। और ये जो पूरा असेसमेंट प्रोसीजर ये अबाउट 15 मार्क्स और कभी कभी 20 मार्क्स तक भी जाता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि केस लॉस जितने भी उनको इन शॉर्ट आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ, तो बहुत जल्द वो भी आ सकता है, उस पर वर्किंग चल रही है। बात करूं मैं बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, तो बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग इज नथिंग, ये आपका कैपिटल गेन है मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर, तो इट्स कैपिटल गेन मैं यूँ कह सकता हूँ। तो कैपिटल गेन हम डिटेल में पढ़ते हैं, और जो आपको जीडीपीडी के साथ एक फास्ट ट्रैक भी मिला होगा जिसमें रेलिवेंट ही हमने पढ़ा है, बट मैं कहूँगा कि आप पूरा पढ़ लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहने वाला है। इसके अंदर सेक्शन 47 के कुछ प्रोविज़न, और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ 50B। रेगुलरली इसी का क्वेश्चन आ रहा है, स्लम सेल। और स्लम सेल में जो अमेंडमेंट्स वगैरह हुए हैं उसको ध्यान में रखिएगा, न्यू वाला क्वेश्चन आएगा, वो पुराना नहीं आएगा। इसमें जैसे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप लोगों को निकालनी होती है, तो थोड़ा सा लेंदी वे है, तो वो वाला पार्ट आएगा। ऐसे नहीं बहुत छोटा सा आपके लिए आ गया और आपने निकाल दिया, काम हो गया, तो वैसे काम नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बाकी ये वाले स्पेशल प्रोविज़न आपको पढ़ने हैं, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर है। उसके बाद में मैं बात करूँ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, इसके अंदर क्या आता है देखिए। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्स प्लानिंग में आपको कोई केस दे दिया, पर्टिकुलर लाइन दे दी, फिर आपको पूछेंगे टैक्स मैनेजमेंट है, टैक्स प्लानिंग है या टैक्स इवेजन है। इसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर, जैसे टाइम पर रिटर्न भरना, किसी ने ड्यू डेट पर रिटर्न भर दिया, ये क्या है आपसे पूछा गया है। अब क्या ये टैक्स मैनेजमेंट है, टैक्स प्लानिंग है, अवॉइडेंस है, इवेजन है। तो ये टैक्स मैनेजमेंट कहलाता है, क्योंकि आप रूल्स एंड लॉज को एज इट इज़ फॉलो कर रहे हैं। वहीं पर कोई लूप होल का फ़ायदा उठा रहा है एक्ट के, आपको दिख रहा है, तो वो टैक्स अवॉइडेंस हो जाता है। तो ऐसे पहचानना पड़ता है, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सीबीडीटी एंड अदर अथॉरिटीज़ में ऑलरेडी इन ऊपर वाले चैप्टर्स के साथ ही आप लोगों को कवर करा देता हूँ कि इनकी पावर्स क्या है वगैरह वगैरह, तो हम वहीं पर कवर कर लेते हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, इसमें इक्वलाइजेशन लेवी की बात की गई है। इक्वलाइजेशन लेवी कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, मैराथन में भी मैंने कराया है। आप लोग हार्डली इसको हाफ एन आवर दीजिए और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करके इसको निपटा दीजिए। ज़्यादा कोई दिक्कत इसके अंदर मुझे नहीं लगता आप लोगों को आने वाली है, तो इसीलिए आपको इक्वलाइजेशन लेवी को बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देना है, हाफ एन आवर देना है और उसको पूरा कर लेना है। आईसीडीएस इतने कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, जो इंटर में थे वही यहाँ पर है, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मार्क नहीं करूँगा। आपको क्या करना है, सारे आईसीडीएस नंबर वाइज लर्न करने हैं। एप्लीकेबिलिटी देखनी है कि कौन सा आईसीडीएस कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, ये वाली चीज़ देखनी है। इसके अलावा आईसीडीएस और एएस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि मेजरली तो एएस और आईसीडीएस सेम ही है, तो वो थोड़े से डिफरेंसेस देख लो। क्लास में ही मैंने आपको ऐसे कराया था, वही फॉलो करना है। ब्लैक मनी एक्ट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है 3 to 4 मार्क्स का शॉर्ट नोट में, अदरवाइज ये काफ़ी बार तो आता ही नहीं है, तो इसलिए नॉन इंपॉर्टेंट कैटेगरी में कहूँगा। और जनरली हमने तो इसको एक क्लास में ही कर लिया था, क्योंकि ऐसी चीज़ों पर हमको टाइम नहीं देना है जो एग्जाम में आती भी नहीं, और ज़्यादा इसके अंदर रिपीटेटिव चीज़ें भी काफ़ी सारी है। केस स्टडीज़ देखिए, ऐसे कोई स्पेशली केस स्टडीज़ नहीं है, जितना भी आप पूरा इनकम टैक्स पढ़ते हैं अगर उनके केसेस को आप समराइज़ कर ले तो वो केस स्टडी है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा केसेस भी है, तो मैं इसके लिए क्या करने वाला हूँ, केस स्टडी सीरीज़ लाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को ये चाहिए तो ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वर्किंग ऑलरेडी चल रही है, अगर आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे लगता है कि बहुत नीड है, तो मैं इसको और भी जल्दी लाने की कोशिश करूँगा, तो ज़रूर से मुझे बताइएगा इसके बारे में। अब ये इतने चैप्टर होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि इतने से ही चैप्टर है। अगर मैं वॉल्यूम 2 के अंदर अब मैं जाऊँ, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे चैप्टर और निकल करके आते हैं। यहाँ पर अदर सोर्सेज है जो कि हमको आना चाहिए, गिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, डीम डिविडेंड का क्वेश्चन आ सकता है। क्लबिंग का सेपरेट क्वेश्चन नहीं आता है, बट ये जब हम असेसमेंट करते हैं तो उसके अंदर इसका रोल रहता है। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के साथ भी सेम थिंग है, जब हम असेसमेंट करते हैं तो वहाँ पर इसका रोल है। डिडक्शन आपके इंटरनेशनल टैक्स में भी काम आएगा, ये ध्यान रखिएगा, और असेसमेंट में भी काम आएगा। टीडीएस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना टीडीएस वाले टॉपिक को, और इसमें नॉन रेजिडेंट वाला भी ऐड ऑन करना। फर्म एलएलपी में बता चुका हूँ, एएमटी के साथ में एडवांस टैक्स प्लस इसके साथ में इंटरेस्ट वाला टॉपिक, इसका भी प्रैक्टिकल आ सकता है कि आपको टैक्स निकालना है देन इंटरेस्ट निकालना है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं।
टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड ऐसा मैंने सेपरेटली डाला हुआ, बट हम इसको अदर सोर्स में डीम डिविडेंड ही कह सकते हैं और नॉर्मल डिविडेंड कह सकते हैं, तो वही आपको पढ़ना है, अदर सोर्स में जो है वही। कंपनी इन लिक्विडेशन में लिक्विडेशन से रिलेटेड प्रोविज़न है, वो कोई खास नहीं है। अगर आपने कैपिटल गेन पढ़ा है तो वहाँ पर ये कवर हो जाता है, तो एज सच इधर आपको नहीं आना है। तो जो लोग रेगुलर क्लास वाले, मैंने उनको कैपिटल गेन के साथ में ही मैक्सिमम इसका पार्ट कवर करवा दिया था। इसके बाद में यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है असेसमेंट प्रोसीजर, और ये चलता है हमारा यहाँ तक। ये 3 चैप्टर्स जो है दीज आर ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर। तो ये असेसमेंट प्रोसीजर वाले चैप्टर्स है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैराथन से भी कर लो तो ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई इन डेप्थ बहुत नहीं है। अगर आपको एक बार कंसेप्ट रिकॉल हो गया तो वही होता है, तो इसलिए इसको वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट में है केस स्टडी भी यहीं से बनती है। इन्वेस्टमेंट फंड छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, करने तो हमको सब कुछ। ये कार्बन क्रेडिट तो 10 मिनट्स का मुश्किल से हार्डली चैप्टर है, इंपॉर्टेंट नहीं है। टनेज टैक्सेशन भी छोटा सा ही टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट मैंने ये आपको करवाए हैं क्लासेस के अंदर, क्योंकि अगर हमारी बुक में है, सिलेबस में है, तो कुछ भी आ सकता है, इसलिए हमको करके तो जाना है, बट इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूँ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, अगेन इसकी भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं, बट फटाफट से कर लेना, ज़्यादा हमको कुछ नहीं करना है इसमें। ICDS, ब्लैक मनी और डिफरेंट एस्पेक्ट, इनके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके बारे में अलावा मैं बात करूँ वॉल्यूम 1 की, तो वॉल्यूम 1 में अगर कोई एक्स्ट्रा चैप्टर है तो उसकी बात में, अच्छा PGBP चैप्टर आपको वहाँ नहीं दिखा होगा, ये दिख गया, ये दिख गया। एडवांस रूलिंग आपको करना ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगेन मैराथन में कराया हुआ शॉर्ट सा चैप्टर है, हाफ एन आवर में निपटा देना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल में। PGBP आपको बहुत अच्छे से करना है और एडवांस लेवल का करना है। अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊं, क्वेश्चन बैंक वाले, तो आप लोगों को पता होगा रेगुलर क्लासेस वाले कि हमने कितने सारे करे, और जो न्यू लेटेस्ट वाली क्लासेस मेरी है उसमें तो हमने और भी ज़्यादा क्वेश्चंस करे हैं। ये देखिए PGBP यहाँ से शुरू हुआ, जो आप लोगों ने इंटर में पढ़ा था वो भी कंटेंट डाला है मैंने, और एक्स्ट्रा कंटेंट भी डाला है। आप देखिए कितने सारे क्वेश्चन है PGBP के, और आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस जो है मैंने करवाए। देखिए कितने बड़े बड़े क्वेश्चन और बहुत सारे मल्टीपल कंसेप्ट्स को हमने कवर करा है, तो इसलिए ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे केस लॉज भी यहाँ पर कुछ डाल रखे हैं, देखिए इसी तरीके का केस लॉज क्वेश्चंस हमारे आते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है PGBP। तो आपको PGBP को बहुत इंपॉर्टेंट देना है। कैपिटल गेन, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको मैक्सिमम चैप्टर्स बता दिए कि हम क्या छोड़ सकते हैं, क्या हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे लिए क्या कम इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पूछिएगा। ये मैंने न्यू सिलेबस का स्टडी मैट लिया, बट ओल्ड का भी है, सही है। अच्छा, न्यू के अंदर इंटरनेशनल टैक्स की तो हमने अभी तक बात ही नहीं करी है, तो इंटरनेशनल टैक्स की हम बात कर लेते हैं। देखिए इंटरनेशनल टैक्स के अंदर क्या है, एक तो DTAA का पार्ट है, एक ट्रांसफ़र प्राइसिंग का पार्ट है, और ओल्ड में नहीं था लेकिन न्यू में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गार को, बट ये छोटा सा टॉपिक है। इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट वगैरह क्या होते हैं ये आपको पढ़ना है, सार और गार के बीच के कुछ डिफरेंसेस, बट ये ओल्ड में भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि ओल्ड में नहीं है, इतने आए। DTAA आपको पता ही है, बायलेटरल यूनिलेटरल रिलीफ, उसमें डिडक्शंस का रोल वगैरह देख करके अच्छे से डिडक्शन पढ़ोगे तो इसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और यूनिलेटरल रिलीफ का ही क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ट्रांसफ़र प्राइसिंग में क्या हो गया, सारे मेथड्स, कप मेथड हो गया, कॉस्ट प्लस हो गया, रीसेल प्राइस मेथड हो गया, ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन हो गया। देखिए और भी कुछ मेथड्स हैं, तो आपके जो इनिशियल 3 मेथड्स हैं ना वही इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट प्लस मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, ठीक है, और इसके अलावा कॉस्ट प्लस कप मेथड आपका, ये 3 मेथड आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड और प्रॉफिट स्प्लिट मेथड होते हैं, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ देखने तो सब कुछ ही है, बट इंपॉर्टेंस ज़्यादा कप, कॉस्ट प्लस और रीसेल प्राइस को देनी है। इसके काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने क्वेश्चन बैंक में भी डाले थे, और आपके स्टडी मैट में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो इनको जरूर से करिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन हमने स्टडी मैट से ही लिए, कुछ ही एडिशनल डाले और एक दो मिस्टेक्स है वो भी आप देख लीजिएगा। ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्विंग की भी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप सर्च कर सकते हैं जा करके यूट्यूब पे, तो आपको मिल जाएगी ट्रांसफर प्राइसिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्विंग के नाम से। और इसके अलावा आप ट्रांसफर प्राइसिंग में जो एंड वाले सेक्शन है ना, लिमिटेशन ऑन इंटरेस्ट डिडक्शन 94B वगैरह, तो NJ वगैरह,
इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। काफ़ी लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, 94D हो गया, ई हो गया और बी हो गया, ये इग्नोर नहीं है। लास्ट वाले सेक्शन भी आपको अच्छे से करने हैं। इंटरनेशनल टैक्स को बहुत अच्छे से करना है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना। इवन मैं कहूँगा पहले आप इंटरनेशनल टैक्स करो, बाकी सारी चीज़ें बाद में करो। बस इंटरनेशनल से पहले एक डिडक्शन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि उसमें कन्फ्यूज़न होगा, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें बस बढ़िया है। तो ये चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इंटरनेशनल टैक्स को हम पहले कर ले, देन उसके बाद में ये बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई कि कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, वो आप लोगों को करना है। आप अगर मैं आपको बताऊं कि पहले कैसे शुरू करें, तो सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है इंटरनेशनल टैक्स। इंटरनेशनल टैक्स से पहले आप लोगों को कर लेना है डिडक्शंस। ये करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर अगर आपका इंटरनेशनल टैक्स हो जाता है तो आपको उसके बाद में करना है पीजीपीपी प्लस मैट। ये हो जाता है तो आपको करना है कैपिटल गेन प्लस बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग। और ये हो जाता है तो फोर्थ इंपॉर्टेंट है आपके लिए असेसमेंट प्रोसीजर वाले चैप्टर, जिसमें रिटर्न ऑफ इनकम से लेके पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन वगैरह, रेक्टिफिकेशन, रिवीजन सब कुछ आ गया। ये सब करने के बाद में एक असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट वाला जितने ही पार्ट है, चैरिटेबल, रिलीजियस, बिजनेस ट्रस्ट, ये वाले पार्ट, मतलब आपके मैक्सिमम मार्क्स इन्हीं चैप्टर्स में। अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लेते तो आपके मैक्सिमम मार्क्स इसी के अंदर रहने वाले। तो इस पर फोकस करिए और इन चीज़ों को, चैप्टर्स को अच्छे से करिए। तो होपफुली ये वीडियो ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि 22 मिनट्स तक हम पहुँच चुके हैं और मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बताने की आपको कोशिश करी। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आज की इस वीडियो में हम रखेंगे इतना ही। थैंक यू वेरी मच।